चलिए शुरू करते हैं। हम जो भी सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा फिजिक्स। अब फिजिक्स जो है अध्याय 7 है और 7 अध्याय का हम विद्युत धारा पढ़ने जा रहे हैं। नेगेटिविटी को हटाइए क्योंकि नेगेटिविटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और पॉजिटिविटी बहुत कम है। और पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलेगा खुद से, स्वयं से, क्योंकि बाहरी लोगों का पॉजिटिविटी आपको नहीं मिलता, स्वयं से लेना पड़ता है। तो स्वयं का अनुभव, स्वयं का ही ज्ञान पॉजिटिविटी देगा। तो ध्यान रखिएगा। और अंदर से मजबूत और ताकत बनाता है पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी तो आसपास है ही आपको बनाने वाले। तो तैयार रहेंगे और चलिए इसी जोश के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और आज हम विद्युत धारा को समाप्त करेंगे। तो पहला सवाल आपका यहाँ पे है कि समान प्रतिदीप्त बल्ब जो है, समान प्रतिदीप्त बल्ब जो है, बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब, क्या नाम है? फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। क्योंकि अधिक ऊर्जा दक्ष क्यों होता है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसमें प्रकाश को प्रसारित करने के लिए अधिक सतह होती है। इस पर वोल्टेज परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं ऑप्शन के हिसाब से। अब क्यों नहीं है चलिए हम जानते हैं, यहाँ पे जान लीजिए। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है कम दाब पर जो है आयनीकृत गैस भरी होती है। तो कौन सी गैस भरी होती है? आयनीकृत गैस भरी होती है, कम दाब पर भरी होती है। ठीक, उसके आंतरिक आवरण में, मतलब उसके आंतरिक मतलब अंदर के आवरण में, अंदर जो भरा रहता है उसकी बात हो रही है, पर फास्फोरस का लेप होता है। उसके आंतरिक में देखते हैं फास्फोरस का लेप लगा रहता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होने पर अधिक चमक वाला प्रकाश उत्पन्न करता है। अब फास्फोरस का लेप लग जाता है, मतलब लेप उसके ऊपर कवर कर देता है लेप से, मतलब समझ गए, पेंट टाइप का लेप लगा दिया जाता है। और उससे क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह होने पर क्या है, अधिक चमकने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। यह लगभग जो है 20 से 25% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नहीं समझे? सुन लीजिए, कितना करता है? तो 20 से 25% क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी जान लीजिए। जबकि प्रतिदीप्त बल्ब में जो है उच्च प्रतिरोधकता वाला तंतु, मतलब फिलामेंट लगा होता है, मतलब तंतु लगा होता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह से अधिक गर्म हो जाता है। क्या होता है? अत्यधिक गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो फिर क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। परंतु बल्ब में अधिकांश विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर नष्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है? तो अधिकांश विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाएगा। और लगभग 5% विद्युत ऊर्जा ही प्रकाश में परिवर्तित होती है। तो दूसरा प्रश्न सुनिए, विद्युत उपकरणों में अर्थ, मतलब अर्थ जो है हमारा पृथ्वी का उपयोग होता है। बताइएगा, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो अर्थ का उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा के लिए होता है, के लिए होगा। अब सुरक्षा के लिए है तो चलिए हम जानते हैं। तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग जो है सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्थ का कनेक्शन, ठीक है, अर्थ का कनेक्शन करने से विद्युत उपकरण जीवित परिपथ, ठीक है, से संबंध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ते हैं, इसलिए अर्थ रखा जाता है। आप अर्थिंग जैसे समझिए, अर्थिंग जो देते हैं वही याद करिएगा, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। हम अर्थिंग देते हैं, वोल्टेज मिलता है, आप जानते हैं। तथा उपकरण जलने से बच जाते हैं या बच जाएं, ठीक है। तो उपकरण जलने से बच जाए, तो उपकरण जो ज़्यादा अत्यधिक वोल्टेज है उसको नियंत्रित कर लेगा तो जो आग लगने की संभावना होती है, शॉर्ट लगने की संभावना होती है, यहाँ तक कि वोल्टेज बढ़ गया तो फिर सर्किट में आग लगने की संभावना होती है। तो ये सब चीज़ से बच जाता है। ये बस यही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए, कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसकी कीजिए? असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए तो देखिए,
कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी। किसमें? कारों में। कारों में जो हम प्रयोग करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उस बैटरी की बात कर रहे हैं। तो हम आगे जानते हैं कि कारों में प्रयोग की जाने वाली जो बैटरी को SLI क्या बोलते हैं? SLI बैटरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SLI बैटरी भी कहा जाता है। S से होता है स्टार्टिंग, L से होता है लाइटिंग और I से होता है आपका इग्निशन। क्या होता है? इग्निशन बोलिए। SLI का प्रयोग करते हैं। एक पुनः चार्ज होने वाली बैटरी है। तो जो हम कार में जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं, जो SLI है, वो क्या होता है? एक पुनः चार्ज होने वाली बैटरी है। पुनः चार्ज हो जाता है। यह सामान्यतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 6 गैल्वेनिक सेलों से बनी होती है। कितने से? 6 से। अब सवाल कैसे बनते हैं सुन लीजिए आगे। कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी को क्या कहते हैं? SLI कहते हैं, जो कि बैटरी भी कहा जाता है। SLI बैटरी भी कहा जाता है। यह चार्ज पुनः हो जाता है, स्वयं चार्ज हो जाता है और श्रेणी क्रम में रहता है। तो कितने सेलों से बनी होती है मिलके? तो 6 गैल्वेनिक सेलों से बनी होती है, जिसकी कुल अगर वोल्टता पूछे, मतलब वोल्टेज पूछे, तो कुल वोल्टेज अगर पूछे तो 12.6 बता दीजिएगा। कितना बोलिएगा? 12.6 वोल्टेज बोलिएगा, मतलब होता है। ये जान गए। अब इसके प्रत्येक सेल में अगर जो कार का जो बैटरी है, जो सेल है, प्रत्येक सेल में जो है शीशे के प्लेट कैथोड मतलब -VE, ठीक है, कैथोड के रूप में ये सिंबल है, ठीक है, याद रखिएगा, संकेत है। तो कैथोड के रूप में तथा लेड ऑक्साइड से लेपित प्लेट एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट जो है एनोड के रूप में लगी होती है। तो लेड ऑक्साइड से लेपित प्लेट एनोड के रूप में लगी होती है। ऐसे ध्यान रखना होगा। फिर से सुन लीजिए कि प्रत्येक सेल में जो है शीशे की प्लेट कैथोड के रूप में तथा लेड ऑक्साइड से लेपित प्लेट एनोड के रूप में लगी होती है। अब सुन लीजिए, ये प्लेटें जो है, जो प्लेट बना होता है, ये प्लेटें सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटय विलयन में डूबी होती है। क्या में होती है? विलयन में डूबी होती है। तो विद्युत अपघटन के विलयन में डूबी होती है। बस इतना। क्या सुनिए, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। प्रदाय में जो है फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। सुरक्षा के लिए करते हैं फ्यूज का उपयोग। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? फ्यूज के बारे में इतना क्वेश्चन घुमाया, लास्ट में क्या पूछ रहा है? फ्यूज के विषय में। फ्यूज के विषय में बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। गलनांक जो है निम्न होता है, निम्न होना आवश्यक होता है। बस इतना जान लीजिए। विद्युत श्रृंखला परिपथ। विद्युत श्रृंखला परिपथ में जो है फ्यूज तार, क्या है? फ्यूज तार। फ्यूज तार का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। किससे किया जाता है? सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, हम जानते हैं। फ्यूज जो है छोटा एवं एक पतला तार होता है। एकदम फ्यूज आप देखेंगे हर घर में फ्यूज लगाया जाता है। अब पतला तार होता है जो कि उच्च प्रतिरोध, अत्यधिक वोल्टेज तथा निम्न गलनांक, जो निम्न गलनांक वाली धातुओं जैसे जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम अथवा मिश्र धातुओं से बने होते हैं। तो जो आपका फ्यूज जो है वो किससे बना होता है? किस धातु से बना होता है? ठीक है, तो बताइए किस धातु से बना होता है? जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम तथा मिश्र धातु से बना होता है। समझ गए? ये आप जान लीजिए। आगे बात करते हैं। तो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक वाली धातुओं का होता है। तो निम्न गलनांक वाली धातु कौन कौन सी है? जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। इसका मिश्र धातु से बना होता है फ्यूज। ये क्लियर हो गया, भूलिएगा नहीं। जब परिपथ में एक निर्धारित सीमा से उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित होती है, मतलब उच्च रूप से अत्यधिक वोल्टेज, मैंने बोला था, अगर धारा प्रवाह होने लगा, ठीक है, करंट जाने लगा, तो फ्यूज तार गर्म होकर गल जाते हैं। क्या होता है? तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो गल जाएगा, ज्यादा होने ही नहीं देगा। अब परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है, तो धारा का प्रवाह क्या होगा? रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब बच जाएगा, सुरक्षा से हो जाएगा। इस प्रकार परिपथ से जुड़े विद्युत उपकरणों की उच्च वोल्टता की धारा से सुरक्षा रहता है।
या सुरक्षा होती है। समझ गए? पांचवा प्रश्न क्या है सुनिए। पांचवा प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? बताइए। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो हम बताएंगे चांदी है। तो सही बात है, विद्युत चालकता वाला अगर देखा जाए तो चांदी ही है। और चांदी है तो इसके बारे में सुन लीजिए। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत निम्न होती है, मतलब एकदम निम्न, कम होता है, उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सुचालक के रूप में जाना जाता है। तांबा, एल्युमिनियम तथा लोहे की तुलना में चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो इसे सुचालक रूप में हम जानते हैं। तो जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत निम्न होगा, उन्हें सुचालक रूप में हम जानेंगे। तो तांबा, एल्युमिनियम, लोहा तो है, लेकिन उसकी तुलना में अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है ना? अब मैं बात करूं 6 नंबर का। तो 6 नंबर है कि मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है शुष्क स्थिति में। तो शुष्क स्थिति में, ठंडा स्थिति में क्या होगा? तो शुष्क स्थिति में क्या होगा? कितना ओम होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 10-5 ओम होगा। ठीक है, क्या होगा? 10-5 ओम होगा। अब देखिए, बात करते हैं कि मानव शरीर की प्रतिरोधकता की बात करते हैं, हमारे शरीर का, बॉडी का। शुष्क स्थिति अगर पूछे, हम बताएंगे कि शुष्क स्थिति में 10-5 ओम होता है। 10 पे पावर 5 ये ओम का सिंबल है, ओम होता है, मतलब 1 लाख। ठीक है, 1 लाख ओम होता है आर्द्रता स्थिति में। अगर आर्द्रता रूप से देखें, नमी रूप से देखें, तो कितना होता है? 10-3 ओम होता है। 10 पे पावर 3 ओम होता है, मतलब 1000 ओम होता है। समझ गए? तो 1000 ओम होती है। क्लियर हो गए? तो अगर आपसे शुष्क स्थिति में पूछे तो 10-5 ओम बता दीजिएगा, मतलब 1 लाख लमसम बता दीजिएगा। आर्द्रता स्थिति पूछे, नमी रूप से पूछे, तो 10-3। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो है समानता होती है। तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु, तंतु मतलब फिलामेंट का ताप समानता होता है। कितना होता है? जलते हुए अगर विद्युत बल्ब है, उसका फिलामेंट का ताप कितना होगा? समानता बताइए। तो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 2500 डिग्री सेल्सियस होगा। तो चलिए जानते हैं। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु मतलब फिलामेंट लगा होता है। तो विद्युत बल्ब में क्या लगा होता है? टंगस्टन धातु लगा होता है। ठीक है, और टंगस्टन धातु का तंतु कहिए या फिलामेंट लगा होता है। अब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप मतलब फिलामेंट का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। तो 1500 से, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2700 तक। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, है ना? तो यहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 अनुमान लगा दिया गया। तो याद रखिए 1500 से 2700, तो यहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके अगर मान लीजिए 27 रहता तो सही होता है, या मान लीजिए 1500 से मान लीजिए 2500 रहता तो भी सही होता है। लेकिन यहाँ 1500 यहाँ दिया, यहाँ नहीं दिया, तो 2000 के लमसम मानेंगे। ठीक है, तो टंगस्टन का गलनांक जो है होता है कितना डिग्री सेल्सियस पे गलनांक होता है? तो 3410 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 3410 डिग्री सेल्सियस पे होता है, मतलब 3410, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज को घटाने तथा बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो एसी वोल्टेज को घटाने तथा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये आप जान लीजिए। ट्रांसफार्मर एक क्या है? विद्युत उपकरण है। उपकरण है, एकदम सही है। ट्रांसफार्मर बिजली आती है, जो क्या होता है? जो विद्युत शक्ति नष्ट किए बिना, विद्युत की शक्ति को नष्ट किए बिना प्रत्यावर्ती धारा का जो है वोल्टेज बढ़ाने अथवा घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। तो प्रत्यावर्ती धारा को ही एसी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। फुल फॉर्म पूछा है एसी का,
तो याद रखिएगा। और हिंदी में पूछे तो प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी का वोल्टेज बढ़ने तथा घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का। एसी, आप जानते हैं कि एसी इससे निकलता है, डीसी किससे निकलता है, कमेंट बॉक्स में करिएगा। यह जो है कौन, ट्रांसफार्मर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, मतलब इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक उच्चीय ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप ट्रांसफार्मर, जो विद्युत धारा का वोल्टेज बढ़ाते हैं, तथा अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं जो स्टेप डाउन, मतलब नीचे करते हैं, अपचाई मतलब नीचे, उच्च मतलब ऊपर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो विद्युत धारा का वोल्टेज कम करते हैं। बस दो ही तो होगा, एक वोल्टेज बढ़ाने वाला होगा, एक वोल्टेज कम करने वाला होगा। नवा प्रश्न क्या है सुनिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है, तो मशीन कौन सी है, उसे क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर कहेंगे। तो याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन विद्युत मोटर होता है। ये सब सवाल इतने बार पूछ चुके हैं कि आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सुन लीजिए कि विद्युत मोटर एक जो है विद्युत यांत्रिक मशीन है। क्या है, विद्युत यांत्रिक मशीन है। चलिए, तो विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, आप जानते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा ही, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर में लोहे की छड़ पर लपेटे गए तार की एक जो है कॉइल, क्या होती है, कॉइल लगी होती है। आप देखे होंगे मोटर अगर खुलिएगा ना तो उसमें देखिएगा एक छड़ रहेगा, उस पर कॉइल लपेटा रहेगा, है ना। इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होने पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न होता है। मोटर में रखी आर्मेचर कुंडली घूमने लगती है, तो कॉइल जो है घूमने लगती है। आर्मेचर ही बोला जाता है, आर्मेचर कुंडली घूमने लगती है। तो आप देखे होंगे कि जो मोटर में आप देखे होंगे यहाँ पे एक छड़ है, मान लीजिए ये छड़ है, इसमें क्या लगा रहता है, ठीक है, कॉइल लगा रहता है, वही घूमता भी है। 10वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। 10वां प्रश्न है कि बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो देखिए, बिजली के 3 पिन प्लग होते हैं, आप देखते होंगे, और सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो बताइए कैसे जोड़ना चाहिए, किससे जोड़ना चाहिए, तो ये आधार से जोड़ना चाहिए, मतलब आधार सिरे से जोड़ना है। अब चलिए इसके बारे में जान लीजिए। 3 पिन प्लग, 3 पिन वाले प्लग को देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे, 3 पिन बोलते हैं हम लोग जैसे। वे सजीव या फेज़ कहते हैं, ठीक है। सजीव कहिए या फेज़ कहिए, एक ही है फेज़। उदासीन, आधार जिसे अर्थ हम बोले, है ना, सिरे से होते हैं। तो जो आपका 3 पिन में जो सबसे लंबा पिन होता है वो आधार सिरे से जो है जुड़ा होता है, और आधार मतलब अर्थ होता है। 3 होते हैं, फेज़ हो गए, उदासीन हो गए, एक आधार हो गए, आधार सिरे से होते हैं। आधार सिरे से कौन होता है, सबसे लंबा वाला पिन जो होता है वो आधार सिरे से होता है, ये भी जान लीजिए, तो अर्थिंग से संबंधित है, यही समझ जाइए। दोनों एक साथ संलग्न होते हैं, दोनों एक साथ क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, जुड़े होते हैं। सिरों में फेज़ एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं। तो ये जो फेज़ और उदासीन है ये संलग्न होंगे एक साथ, ठीक है। फेज़ और उदासीन तारों को जोड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। देखे होंगे, मान लीजिए 3 प्लग याद रखिए ना, 3 प्लग में 2 जुड़ा रहता है, एक आपका अर्थिंग रहता है जो क्या अर्थ सिरे से जुड़ा है, आधार सिरे से जोड़ते हैं, जो कि एक्स्ट्रा रहता है उसमें, ठीक है। तथा तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ आधार सिरा को जोड़ता है। 11वां प्रश्न है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है, यदि वे हो, क्या हो, है ना। तो मान लीजिए आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, तो बताइए
क्या होगा आंसर इसका? तो डी होगा, समान विभव पर होगा। क्या होगा? विभव पर होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। यदि वे समान विभव पर हो। क्या हो? समान विभव पर हो, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अतः यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी। ठीक है, तो याद रखना है विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और इस दशा में धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्या होगा? धारा प्रवाहित नहीं होता है। समझ गया? समान रहेगा तो धारा प्रवाहित कैसे होगा? 12वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। एक तार के प्रतिरोध के विषय में गलत कथन है। तो इस 4 ऑप्शन में गलत कथन आपको बताना है। तो गलत कथन ऑप्शन नंबर सी दिखेगा। क्यों? क्योंकि यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के समानुपाती होता है। यही तो गलत है। ठीक है, अनुप्रस्थ के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए था, तभी आंसर होता सही। चलिए, हाँ, यह तार की धातु पर निर्भर करता है, एकदम सही है। यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है। एकदम अनुपात जो है, रेशियो जो है सीधा लंबाई के अनुसार होता है। ताप में वृद्धि के साथ तार का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। जैसे ताप की बात होगी, ताप में वृद्धि करेगा तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉमन है। आप सोचिए ना, घर में ही आप मान लीजिए मोटर चलाते हैं तो उसका वोल्टेज कुछ ज़्यादा होता है कि नहीं, तो भाई तार का भी प्रतिरोध बढ़ेगा तभी तो वोल्टेज मिलेगा आपको। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि क्यों सही नहीं था, समानुपाती नहीं होने की जगह पे व्युत्क्रमानुपाती क्यों होगा। तो देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक का प्रतिरोध क्यों कहते हैं, बता सकते हैं? क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई चालक है और कोई चालक में विद्युत धारा का जो है प्रवाहित हो रहा है, और प्रवाहित होने पर क्या होता है कि चालक के परमाणु जो परमाणु है और जो अन्य कारक है, परमाणु कहिए, अन्य कारक कहिए, और अन्य कारक द्वारा उत्पन्न किए गए जो व्यवधान है, व्यवधान मतलब रुकावट, उसी को कहते हैं। ठीक है, संकट को रोकता है, ऐसे बोलिए। तो व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक अगर पूछे तो ओम बता देना है। किसका? विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम बता देना है। एक तार का प्रतिरोध तार की अनुप्रस्थ काट, ठीक है, क्या है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे समानुपाती कैसे हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होता। अर्थात तार की मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। क्या है? चालक का प्रतिरोध घटता है। देखिए 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि धारावाहक जो होते हैं, धारा जो होता है, करंट जो होता है, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? तो धारावाहक चालक किससे संबंध होता है, मतलब किससे संबंधित होते हैं, ये भी आप बोलिए। तो हम बताएंगे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से होता है। किससे होता है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से होता है। धारावाहक मतलब करेंट कैरिंग कंडक्टर बोलिए, है ना। तो धारावाहक चालक की अगर बात करते हैं तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाए। ना है विद्युत धारा कहिए, वो विद्युत का जो आवेश बनता है वो सरलता से प्रवाहित हो जाए, तभी ना धारावाहक अच्छा कहेंगे। धारावाहक ऐसा पदार्थ है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आवेश का जो है, विद्युत आवेश को सरलता से प्रवाहित करता है। जैसे चांदी, तांबा आदि, ये सबसे जो है सरलता से प्रवाहित होता है विद्युत, है ना। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो आपसे पूछेगा चांदी जो है विद्युत का क्या है? सबसे अच्छा चालक है, इसीलिए बहुत अच्छा होता है इससे चांदी। उसके बाद आप तांबा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इन धारावाहक चालकों से विद्युत प्रवाहित
की जाती है तो इनके चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे को खींचने लगते हैं, यही कहने का मतलब है। तो चारों ओर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न क्या है सुनिए, यदि किसी दंड चुंबकी को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। तो यदि किसी दंड चुंबकीय को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक चुंबकीय टुकड़े को या प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहेगा या अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, चलिए जानते हैं। यदि किसी दंड चुंबकीय को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबकीय के समान व्यवहार करेगा। तो स्वतंत्र रूप से हो जाएगा, स्वतंत्र चुंबकीय के समान व्यवहार करता है, बिहेव करेगा। मान लीजिए 2 बराबर हिस्सों में काट दीजिए, चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया, मान लीजिए चुंबक है, इसको 2 बराबर हिस्सों में काट दिए, तो भी वह स्वतंत्र रूप से समानी रूप से करेगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, समझ गए? अर्थात उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। एकदम हो जाता है। आपको उसका सिरा जब देखिएगा ना, जब 2 टुकड़ा करिए तो उसका सिरा जो है, मतलब माथा कहिए, उसका उत्तरी ध्रुव चल जाएगा, दूसरा सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव दिखाने लगेगा, मतलब साउथ तरफ, नॉर्थ और साउथ हो जाता है, देखते हैं ना, उसी की वजह से दिखता है। 15वां प्रश्न क्या है सुनिए, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक है। अब सिलिकॉन अर्धचालक है, मतलब सिलिकॉन का अगर सिंबल पूछे तो SI बताते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, सुनिए। सिलिकॉन जो है, जिसे SI बोलते हैं शॉर्ट में, सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो सिलिकॉन तो आगे क्या हुआ, रासायनिक तत्व है, याद रखना होगा, ठीक है। और दूसरा कि ये ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक है जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है, ये रासायनिक तत्व है, इसलिए जरूर ध्यान रखना होगा। अर्धचालकों अर्धचालकों के निर्माण में जो है सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसे, अर्धचालक को, चालक मतलब कंडक्टर, और अर्ध लग गया तो आधा हो गया तो सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालकों के निर्माण में सिलिकॉन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो अर्धचालक में तो यहाँ ही जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों मतलब कंडक्टर्स से कम परंतु अचालकों मतलब नॉन कंडक्टर से अधिक होता है। अब देखिए अचालक है जिसमें चालक है ही नहीं, कंडक्टर्स है ही नहीं, तो भाई अधिक होगा ही, और कंडक्टर में तो कम होगा, ये जान लीजिए। चलिए समझ गए। तो विद्युत चालकता जो है आपको चालकों से कम परंतु अचालकों में मतलब अचालकों से अधिक होता है। 16वां प्रश्न क्या है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? तो कहाँ पे एकत्रित होती है? तो हम बताएंगे कैथोड में एकत्रित होती है। कहाँ होती है? कैथोड में एकत्रित होती है। अब सुनिए, वैद्युत परिष्करण विद्युत धातु कर्म का एक भाग है। विद्युत धातु कर्म का एक भाग है। इसके अंतर्गत धात्विक खनिजों एवं अयस्कों का विद्युत अपघटन किया जाता है। इस प्रक्रिया में कैथोड पर उच्च शुद्धता वाली धातु निक्षेपित हो जाती है। 17वां प्रश्न क्या है सुनिए, प्रकाश विद्युत शेल बदलता है। तो प्रकाश जो है विद्युत शेल बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सही बात है, प्रकाश जो है विद्युत शेल बदलता है। तो प्रकाश विद्युत शेल बदलता है मतलब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत शेल एक क्या है? विद्युत उपकरण है। क्या है? विद्युत उपकरण है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो सीधे क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। प्रकाश विद्युत शेल सूर्य अथवा किसी अन्य प्रकाश स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम होता है। 18वां प्रश्न क्या है सुनिए, जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं
परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, ये हम जानते हैं। तो अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ की विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। तो ताप बढ़ेगा तभी अर्धचालकता जो है, सेमीकंडक्टर है, पदार्थ की जो विद्युत चालकता है तभी बढ़ सकता है जब ताप बढ़ने पर बढ़ती है। जब ताप बढ़ेगा तभी बढ़ेगा। ताप के घटने पर घटती है, ताप घटेगा तो घट जाएगा भाई, ठीक है। परम शून्य ताप जिसे 0 केल्विन बोलते हैं, या हम बोलेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस पे बोलेंगे। सेल्सियस पूछेगा तो -273.15 डिग्री बता देगा, और अगर 0 केल्विन पूछेगा तो 0 केल्विन होगा। पर क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। तो आदर्श चालक की भांति व्यवहार करेगा। दूसरा प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम, कूलॉम भी बोल सकते हैं, कूलॉम। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहेंगे, प्रवाह को ही विद्युत धारा कहेंगे, हम जानते हैं। विद्युत आवेश का अगर एसआई मात्रक पूछे तो कूलॉम होगा। कूलॉम बोलिएगा, कूलॉम बोलिए। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश तो हम जानते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तीसरा प्रश्न है कि समान दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। तो अधिकतम ताप जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, 138 केल्विन पर होता है, ठीक है। 138 केल्विन होगा, 38 केल्विन, 138 केल्विन है। तो चलिए, तो समान दाब मतलब वायुमंडलीय दाब को ही कहा जाता है समान दाब पर किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप जो है कितना केल्विन होता है? तो 138 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सेरेमिक पदार्थ है। तो अगर पूछे अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक क्या है? सेरेमिक पदार्थ है, जिससे मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, ऑक्सीजन सम्मिलित है। समझ गए? तो जो सेरेमिक मिला हुआ है, तो सेरेमिक जो पदार्थ है वो याद रखिएगा, जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर तथा ऑक्सीजन भी आप कहिए, या ऑक्सीजन सम्मिलित है। 21 क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं। तो 21 क्वेश्चन नंबर क्या है, सुनिए। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु। तो तड़ित चालक जो होते हैं, जैसे बिजली चमकने वाली होती है ना, उसी को बोला जाता है। तो तड़ित माने चमकना, ठीक है। तो वही है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोहा और तांबा है, ठीक है। तो तड़ित मतलब होता है जो नहीं आवाज देता है बादल में, उसी को कहा जाता है। तो तड़ित चालक बोल रहा है, तो लोहा और तांबा जो है बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब इसमें चलिए देखिए, तड़ित चालक मतलब ही होता है कि लाइटिंग रोड, जो हम लोग रोड पे लाइटिंग लगाते हैं, लाइटिंग कंडक्टर बोलिए, ठीक है। तो वही तो है, चमकता है। बादल में पहले लाइट होता है, प्रकाश पहले आता है, बाद में फिर आपको ध्वनि सुनाई देती है ना, तो उसी को तड़ित बोलते हैं। तड़ित माने चमकना। किसी सुचालक, तड़ित चालक किसी सुचालक धातु की छड़ होती है। किसकी होती है? किसी धातु की छड़ होती है। कि ऊंचे भवन जो होते हैं, ठीक है, ऊंचे जो भवन होते हैं, ऊंचे भवन को आकाशीय विद्युत के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए लोहे की ऊंची छड़ें भवन के ऊपर लगाई जाती है। आप देखे होंगे कि तड़ित जब होता है, बिजली जब चमकती है तो कहीं भी गिर सकती है, संभावना ये है। तो उसको बचाने के लिए ये तड़ित चालक लगाया जाता है, जो किसी चालक तार के द्वारा पृथ्वी के भीतर स्थित एक तांबे की पट्टी से जुड़ी होती है। तो भीतर दीवार पे जो लगाया जाता है, उसके भीतर तांबे की पट्टी की जुड़ी होती है। अब भवन पर जो है आकाशीय विद्युत गिरने की स्थिति में तड़ित चालक अधिकांश विद्युत आवेश को पृथ्वी तक जो है प्रवाहित कर देता है। और सही बात है, जब जमीन के अंदर तांबा लगा हो और वहाँ पे तड़ित हो रहा है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, तो जैसे ही बिजली चमकती है और गिरने की संभावना अगर होती है बिजली, तो ये जो है आपका तड़ित चालक वो अंदर की ओर खींच लेता है और क्षति होने की संभावना कम होती है। यही तो बता रहा है इसमें। 22वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 22वां प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या है?
शून्य प्रतिरोधकता। अतिचालक का अगर आपसे पूछते तो शून्य प्रतिरोधकता है। ऐसे पदार्थ या धातु जिसमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है उसे ही अतिचालक कहलाता है, मतलब सुपर कंडक्टर कहलाता है। मतलब एक निश्चित ताप पर ही जाके प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एल्युमिनियम ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, एल का ही इंडिकेट करते हैं। पारा Hg से इंडिकेट करते हैं। सीसा Pv से इंडिकेट करते हैं। और ये सब क्या है, अतिचालक हैं। तो अतिचालक का अगर एग्जांपल में आपसे दे दे एल्युमिनियम, पारा, सीसा, तो बताइएगा एकदम एल्युमिनियम भी है, पारा भी है और सीसा भी है। तो पारा का शॉर्ट में अगर लिख दे Pv, एल्युमिनियम का Al और पारा का Hg, तो आप टिक लगा के आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 23वां प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो दिष्ट धारा में बदला जाता है तो कैसे, किस माध्यम से, तो दिष्टकारी द्वारा ही बदला जाएगा। दिष्ट धारा, दिष्टकारी, जिसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर का नाम सुने होंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो रेक्टिफायर, मतलब रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है ना। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या है कि दिष्टकारी को ही रेक्टिफायर बोला जाता है। एक क्या है, विद्युत उपकरण है, हम जानते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा, मतलब जिसे हम एसी बोलते हैं ना, एसी बोलते हैं ना, उसी को बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी को दिष्ट धारा मतलब डीसी, ठीक है, डीसी, समझ रहे हैं। तो जैसे ही देखिए दिष्टकारी रेक्टिफायर, अदिष्ट धारा लग गया तो डीसी। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ऊपर वही प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो दिष्टकारी रेक्टिफायर बदलता है। इसका प्रयोग जो है सामान्यतः उन सभी विद्युत उपकरणों में किया जाता है जो दिष्ट धारा पर कार्य करता है, मतलब डीसी पर कार्य करता है। असमान रूप से करता है, डीसी पे करता है। एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं कि नहीं, करते हैं हम लोग, हम जानते हैं। डीसी से एसी होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिएगा। जैसे बता देते हैं, मान लीजिए मोबाइल का फोन क्या है हमारा, एसी में लगाते हैं डीसी निकलता है कि नहीं। लैपटॉप चार्ज करते हैं हम लोग, टैब चार्ज, मतलब टैब चार्ज करते हैं, इस तरह से हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, जो दिष्ट धारा पर कार्य करता है, जैसे फोन चार्ज, लैपटॉप चार्ज, रेडियो आदि होते हैं, ठीक है। दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। और सही बात है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी को डीसी में, जो मैंने पूछा था एसी को डीसी में बदला जाता है कि नहीं बदला जाता है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर का। कैसे, तो मान लीजिए बैटरी हमारे यहाँ है, तो बैटरी मान लीजिए डीसी है, तो उसको कन्वर्ट करना है एसी में। हमारे घर में पंखा चलाना है तो बैटरी को हमको इन्वर्टर लगा के एसी में परिवर्तन करना है। होता भी है, सौर प्लेट है, सौर प्लेट का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। तो डीसी में है, डीसी को एसी में बदल सकते हैं। तो प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा रोधक इंसुलेटर कौन सा है, बताइए। तो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा रोधक अगर पूछे कौन सा है, तो हम बताएंगे कांच है। क्या है, कांच है। कांच है तो सुनिए, इंसुलेटर जिसे प्रतिरोधक बोलते हैं, वह पदार्थ है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब विद्युत का जो क्षेत्र है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा जिसमें से विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है। उपरोक्त विकल्पों में कांच सबसे अच्छा इंसुलेटर है। मतलब इससे क्या होता है कि कांच क्या है, कांच से बिजली पार हो जाएगी, नहीं होती है, एकदम डायरेक्ट ठेठ भाषा में समझ के, तो वही है। तो कांच हमारा क्या सबसे अच्छा इंसुलेटर है, सुरक्षा कवच कहिए, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या है, प्रतिरोधक। इंसुलेटर को ही प्रतिरोधक कहते हैं, पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, तो विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इंसुलेटर में कांच आएगा, कांच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में जो है प्रयोग होती है। तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। क्या है, जर्मेनियम है। तो चलिए जानते हैं, सुनिए,
जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे प्रमुख पदार्थ हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं ऐसे प्रमुख पदार्थ हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर को किस रूप में किया जाता है? सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? एक ऐसा प्रमुख पदार्थ है जो कि ट्रांजिस्टर में हम लोग प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं? अर्धचालक के रूप में करते हैं, ये जान के। इनकी विद्युत चालकता समान ताप पर चालक मतलब कंडक्टर्स अचालक पदार्थों की चालकता कंडक्टिविटी के मध्य होती है। तो मतलब चालक अचालक पदार्थों की चालकता के मध्य माना गया है। बस इतना जान लीजिए, ठीक है। तो अर्धचालक इसलिए हो गया। 26 क्वेश्चन नंबर 1, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, सेमीकंडक्टर है अर्धचालक, तो किसी सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? घटता या होगा? अगर प्रतिरोध गर्म होगा मतलब अर्धचालक का प्रतिरोध अगर गर्म होगा तो घटेगा, तो घटता है। तो चलिए जान लीजिए। तो देखिए, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है। अगर ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध कम होगा, जबकि ताप कम होने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और जैसे ही ताप कम होगा प्रतिरोध बढ़ता है। इसमें ये है अर्धचालक में बढ़ता है। अर्धचालकों की जो है प्रतिरोधकता चालकों से अधिक तथा कुचालकों से कम होती है। तो प्रतिरोधकता जो है चालकों के मतलब कंडक्टर से अधिक होगा और कुचालकों से कम होगा। किसका? अर्धचालक का, है ना, हम पढ़े हैं हम। और इसलिए किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन हो गया, जिसे अर्धचालक में मानते हैं जुड़ाव सिलिकॉन का। जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि जो है अर्धचालक पदार्थ हैं। तो आपसे पूछेगा कि अर्धचालक पदार्थ कौन कौन है बताइए, तो हम बताएंगे सिलिकॉन हमारा अर्धचालक है, जर्मेनियम हमारा अर्धचालक है, कार्बन हमारा अर्धचालक है, सेलेनियम जो है हमारा अर्धचालक है। तो ये तीनों हमारा क्या है? अर्धचालक माना जाता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना। 27वां प्रश्न, 27 प्रश्न क्या है सुनिए। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो संधारित्र कहते हैं। वैद्युत आवेश, जिसे हम विद्युत आवेश भी बोलते हैं, को भंडारित करने के लिए संधारित्र मतलब कैपेसिटर बोलते हैं नामक उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तित किए बिना किसी भी चालक मतलब कंडक्टर के आकार में परिवर्तित किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। देखिए 27वां प्रश्न क्या है कि आप तो जान गए कि इसमें क्या है कि एक समायोजन है। क्या है? संधारित्र एक क्या है? समायोजन है। और समायोजन है, समायोजन होने की वजह से बात करते हैं किसी कंडक्टर पर मतलब किसी भी चालक पर, किसी भी कंडक्टर पर बात करते हैं। तो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, बिना आकार के परिवर्तन किए बिना, ठीक है। संधारित्र का खासियत है कि मान लीजिए कंडक्टर के आकार को परिवर्तन नहीं करना है उसके किए बिना, उस पर जो आवेश की जो प्राप्त मात्रा होता है उसे संचित किया जा सकता है या संचित की जा सकती है। यही है संधारित्र। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इससे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर क्या है? बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। रेगुलेटर है और सही बात है। बिजली के पंखे को गति को बदलना है, तेज करना है, कम करना है तो रेगुलेटर लगाना तो जरूरी होता है और उसे रेगुलेटर भी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि पंखे की गति को बदलने के लिए हम रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग करते हैं। रेगुलेटर में विभिन्न प्रतिरोधकता वाले तारों की एक
क्या होता है? चरखी होता है। चरखी जैसा होगा, खोलिएगा तो बड़ा वाला जो दिख रहा है, लगी होती है, जिससे होकर पंखे तक धारा का प्रवाह होता है। तो जो जैसे 1 से लेके 4 तक होता है, तो 4 तक का जो है एकदम गोल एकदम बना रहता है, उसमें बहुत सारे रहते हैं। तो वो क्या होता है कि जो बिजली का धारा जाता है, जो कम ज़्यादा करने वाला, वो लगा होता है, वही उसमें होता है चक्री में। इससे एक निश्चित स्थिति में घूमने पर धारा के मार्ग के प्रतिरोध को कम या अधिक किया जा सकता है। तो उसी के कारण हम लोग कर पाते हैं। ठीक है? प्रतिरोध कम होने पर पंखे की गति अधिक, प्रतिरोध अधिक होने पर पंखे की गति कम हो जाती है। समझ गए? तो यही तो नियम है। अगर मान लीजिए 1 करिएगा तो कम हो जाएगा, यही 4 कर दीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद और कम करिएगा तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो ये सब कंट्रोल करता है। समझ गए? रेगुलेटर का काम ही है ये करना। तब रेगुलेटर के बारे में तो जान गए। रेगुलेटर मतलब घर का पंखा को कंट्रोल करने वाला। 29वां प्रश्न है कि डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो चलिए हम जानते हैं डायनेमो क्या है। हम डायनेमो पढ़ रहे हैं, जैसे रेगुलेटर पढ़े उसी तरह डायनेमो का भी मुख्य भूमिका है। तो डायनेमो एक क्या है? विद्युत जनरेटर है, जो कि दिक् परिवर्तक है। दिक् परिवर्तक को ही कहा जाता है कम्यूटेटर के उपयोग से दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट भेजते हैं, उत्पन्न करता है। तो डायनेमो का काम क्या है? डायरेक्ट उत्पन्न करता है, क्योंकि विद्युत जनरेटर है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो का काम ही है कि यांत्रिक ऊर्जा को, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है? डायनेमो का काम है। ये हम जान गए। यह जो है डायनेमो की बात हो रही है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय क्या है? प्रेरण सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हम जानते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई क्या कार्य करता है? तो डायनेमो कार्य करता है। इसलिए बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न है कि CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? बताइए। CFL LED लैंप में क्या अंतर है? तो हम बताएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 है। क्या है? 1 और 3 है। तो CFL में विद्युत धारा एक ट्यूब के माध्यम से क्या होता है? संचालित की जाती है। तो CFL जो है हमारा ट्यूब के रूप में क्या होता है? ट्यूब के माध्यम से कहिए संचालित किया जाता है, जिसमें क्या होता है? ऑर्गन होता है। तो CFL में क्या होता है? ऑर्गन होता है और थोड़ी मात्रा में पारावाष्प होता है। तो ऑर्गन और थोड़ी मात्रा में पारावाष्प होता है। यह अदृश्य परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है। अदृश्य परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है, जो ट्यूब के अंदर एक क्या है? फ्लोरोसेंट कोटिंग, ठीक है, कोटिंग, जिसे हम फास्फोट कहा जाता है। तो फास्फोट होता है, उसके अंदर क्या होता है? एक फास्फोट होता है जो उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है, जो फिर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। पहले अदृश्य होता है और जब इसमें जो फास्फेट जो हम जिसे कहते हैं फ्लोरोसेंट कोटिंग जो है क्या करता है? उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने के कारण क्या हो जाता है कि इसमें दृश्य प्रकाश मतलब दिखाई देने लगता है प्रकाश, और दृश्य प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होने लगता है। अब उसी तरह LED में अगर बात करें तो LED में पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑर्गेनिक LED या पॉलीमर LED तकनीक का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? तो याद रखना है LED में पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑर्गेनिक LED और पॉलीमर LED तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, ये हम मानते हैं। तो चलिए ये मान लिए। आगे बात करते हैं कि LED का जीवन काल CFL की तुलना में बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। जहां LED सामान्यतः 25 से 30 वर्षों तक चलता है,
क्या चलता है, 25 से 30 वर्षों तक चलता है। वहीं CFL की औसत अवधि अगर देखें तो 6000 से 15000 घंटों तक की, मतलब घंटों तक ही होती है। ठीक है, चलिए 6000 से 15000 घंटों तक की होती है। LED जो है, यहाँ पे सुनिए, LED लैंप और CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। तो LED CFL की तुलना में अगर देखा जाए तो अधिक ऊर्जा दक्ष करता है, अधिक ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तंतु मतलब मिश्रण, बताइए किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। तो टंगस्टन और सोडियम का बना होता है हैलोजन लैंप। तो हैलोजन आप देखे होंगे, शादी विवाह में ज़्यादा लगता है। तो हैलोजन लैंप एक तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है? पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? अगर बात करेंगे 32 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो फैराडे स्थिरांक, फैराडे का सिद्धांत जो हम पढ़े हैं वही बताइए। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। सार्वभौमिक स्थिरांक है तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, यह एक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह इलेक्ट्रॉनों के एक मोल का आवेश है। क्या है? एक मोल का आवेश है, जिसे हम बढ़िया से यहाँ कर देते हैं, जिसे भौतिक रसायन विज्ञान में फैराडे स्थिरांक द्वारा दर्शाया जाता है, जिससे प्रतीक F द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका संकेत अगर पूछे तो F द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है, फैराडे है तो F द्वारा दर्शाते हैं, बस इतना जान लीजिए। ये मोबाइल चार्जर होता है। तो मोबाइल चार्जर होता है तो हम बताएंगे अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, मतलब डाउन। ठीक है, उचित ट्रांसफार्मर होता है, सेट अप होता है, एक सेट डाउन होता है। सेट डाउन ट्रांसफार्मर होता है हमारा चार्जर, मोबाइल चार्जर। मोबाइल फ़ोन चार्जर में अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। वोल्टेज को घटाने का काम करता है। मोबाइल चार्जर में अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब सेट डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्यावर्ती धारा को मतलब AC को डिस्च धारा मतलब डायरेक्ट करंट DC में परिवर्तित करता है। समझ गए? तो किस में करता है? DC में परिवर्तित कर देता है, जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में प्रयोग किया जाता है। इसलिए तो चार्जर का मोबाइल देखते हैं कि मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है तो AC तो दे रहा है। AC में हम जब अपना चार्जर पिन लगाते हैं तो DC मुझे देता है डायरेक्ट करें। 34 क्वेश्चन नंबर है कि स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट लगा होता है रोड पे किनारे में, बल्बों को किसमें जोड़ा जाता है? स्ट्रीट लाइट में जो बल्ब होते हैं किसमें जोड़ा जाता है? तो वो हम जानते हैं कि समानांतर में जोड़ा जाता है। समानांतर रूप से, श्रृंखला रूप से नहीं जोड़ा जाता, समानांतर रूप से। और समानांतर रूप से जोड़ा जाता है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, घर तथा सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट मतलब बल्ब को हमेशा समानांतर में जो है संयोजित किया जाता है, समानांतर रूप से लगाया जाता है। समानांतर में लगे बल्बों में वोल्टता समान रहती है। समानांतर क्रम में अगर लगेगा तो वोल्टेज जो होता है उसका समान रहेगा, जबकि बल्बों की श्रृंखला में संयोजित करने पर प्रत्येक बल्ब में जो है वोल्टता असमान होता है। अगर श्रृंखला में होगा तो बल्ब का जो वोल्टता है, वोल्टेज है, वो असमान हो जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कभी कम, है ना। तो ये है, तो ये आपके हो गए विद्युत धारा से खत्म। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अध्याय 8 और फिर 9 है, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री का आएगा। इसी तरह फिर आपका बायोलॉजी का जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी हम समाप्त कर देंगे। तो बस वेट करें, वॉच करें, तैयार रहें, नदी अकाडमी को फॉलो करते रहें। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और यहाँ तक पॉलिटिकल आपका खत्म हो चुका है। तो आप तैयार रहें और एग्ज़ाम क्रैक करें, और जल्द ही कला और साहित्य से भी आएगा। बस आप इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है NTPC आ चुका है, बिहार SSC आ चुका है और सभी आ चुके हैं। और मैं कहूँगा अगर ये पढ़ के जाते हैं तो NTPC हो या बिहार SSC हो या ग्रुप D हो या बिहार पुलिस हो या UPSC क्यों ना हो, सब निकलेगा, ये नई अकाडमी कहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।